बीरबल और जुड़वा जासूस। दरबार में दो चेहरों का रहस्य। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे कि एक अजीब सी चिट्ठी उनके सामने लाई गई। उस पर लिखा था, शहंशाह, आपके दरबार में कोई दोहरा खेल खेल रहा है। एक चेहरा दरबार का है, दूसरा गद्दारों का। उसे पकड़ना आपके साम्राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। अकबर चौंक गए। उन्होंने पूरी निगरानी लगाने के आदेश दिए, लेकिन न तो कोई चोरी हुई, न ही कोई साजिश मिली। अकबर बोले, इस रहस्य को सुलझा सकता है तो सिर्फ मेरा बीरबल। बीरबल मुस्कुराया, हुजूर, अगर दरबार में कोई दोहरा चेहरा है तो वो जल्द ही हमारे सामने होगा। उसी दिन एक नया सेवक नाम आया, जाफर। तेज, चुपचाप, लेकिन हर किसी को मदद करता दिखता। बीरबल ने गौर किया कि वो कभी किसी से नजर नहीं मिलाता। अगले ही दिन दरबार से बादशाह का निजी मुहर वाला दस्तावेज गायब हो गया। तहकीकात हुई, कोई सुराग नहीं। लेकिन बीरबल ने देखा, जाफर की चाल किसी और की नकल करती लगती थी, जैसे वो किसी को कॉपी कर रहा हो। बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, आज रात एक नकली आदेश दरबार से निकलेगा, लेकिन ये सिर्फ हमारे लिए जाल होगा। रात को जाफर ने देखा कि एक दस्तावेज में लिखा था, कल दरबार में सोने की मुद्राएं बांटी जाएंगी, पर गुप्त रूप से। रात को ही किसी ने खजांची के कमरे में सेंध लगाई, लेकिन वहां पहले से छिपे थे बीरबल और सिपाही। जाफर पकड़ा गया, लेकिन हैरानी की बात यह थी, जाफर बोलने लगा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो आज पूरे दिन महल से बाहर था। गवाह भी मिले कि जाफर सचमुच बाहर था। अकबर चौंक गए, तो फिर जिसने चोरी की वो जाफर जैसा दिखता है। बीरबल ने फिर से दरबार में खोजबीन शुरू की। उसने सोचा, अगर एक व्यक्ति महल के भीतर और बाहर दोनों जगह दिखा तो जरूर कोई रहस्य है। अगले दिन बीरबल ने आदेश दिया कि दरबार के सभी नौकरों के पांव की नाप ली जाए। किसी को समझ नहीं आया। फिर उसने गुप्त रूप से दो जाफरों की तस्वीर बनवाई, एक महल के बाहर और एक अंदर। तब सामने आया सच, जाफर के जुड़वा भाई का राज। दरअसल जाफर नाम का असली सेवक ईमानदार था, लेकिन उसका जुड़वा भाई शाफर महल के अंदर उसकी पहचान लेकर गुप्त दस्तावेज चुराता था। बीरबल ने दोनों को एक साथ दरबार में लाकर खड़ा कर दिया। सब हैरान रह गए, दोनों एक जैसे। बीरबल ने चाल चली। उसने एक थाली में आग के अंगारे रखे और कहा, जो महल का वफादार है वो इस थाली को उठाएगा, क्योंकि उसे पता है ये नकली है। जाफर मुस्कुराया और थाली उठा ली, क्योंकि बीरबल ने उसे पहले ही बता दिया था कि नीचे पानी रखा है, आग नकली है। शाफर डर के मारे पीछे हट गया और पकड़ा गया। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई ने हमें दोहरे खेल से बचा लिया। ये दरबार तुम्हारे बिना अधूरा है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, चेहरे चाहे दो हों, लेकिन सच हमेशा एक ही होता है, और वो खुद को छिपा नहीं सकता। अकबर ने जुड़वा जासूस शाफर को जेल भेज दिया और जाफर को ईमानदारी के लिए सम्मानित किया। सीख, दिखने में एक जैसे लोग भी सोच और नियत में अलग हो सकते हैं, पर बीरबल जैसे बुद्धिमान व्यक्ति सच्चाई को पहचान ही लेते हैं। बीरबल और अदालत में आए झूठे संतों का कारवा। क्या आपने कभी ऐसे संत देखे हैं जो प्रवचन से पहले फीस लेते हैं और आशीर्वाद के बदले हलवाई की दुकान मांगते हैं? दरबार में ऐसा कुछ हुआ जिसने खुद बीरबल को भी चौंका दिया, और बादशाह अकबर को गुस्से से आग बबूला कर दिया। शहर में अफवाह फैली थी, 5 दिव्य संत नगर में पधारे हैं, जिनकी नजर जिस पर पड़ जाए उसका भाग्य रातों रात चमक जाए। लोगों ने अपने गहने गिरवी रख दिए, कुछ ने खेत बेच दिए, कुछ ने अपने बच्चे तक उनके चरणों में चढ़ा दिए। संतों का कारवा रथों पर चलता था, रथ नहीं, चलती फिरती सोने की दुकानें लगती थी। हर संत के साथ 10-10 सेवक, गद्देदार आसन, इत्र से भरे कलश और मिठाइयों की थालियां। एक संत अपने भक्तों से कहता, अगर तुम अगले जन्म में राजा बनना चाहते हो
तो मुझे एक हाथी दान दो, अभी का अभी। दूसरा बोलता, तुम्हारे घर में अशांति है क्योंकि तुम्हारी बीवी ने पिछली जिंदगी में मुझे धोखा दिया था, उसका प्रायश्चित करो, मेरे आश्रम को चांदी भेजो। तीसरे का कहना था, मैं तो भगवान का दूत हूं, मेरे जूते की धूल से ही रोग दूर होंगे, 200 स्वर्ण मुद्राएं दो। अकबर ने जैसे ही ये खबर सुनी वो आग बबूला हो गया। इस मुल्क में कोई झूठा संत नहीं बचेगा। बीरबल, इन्हें पकड़कर दरबार में पेश करो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, अगर ये संत झूठे हैं तो इनके झूठ को उजागर करने के लिए सच्चाई का आईना चाहिए। दरबार में नहीं, इनके ही अंदाज में इनका पर्दा उठेगा। अगले ही दिन राजधानी में सच्चे संतों की सबसे बड़ी प्रतियोगिता का ऐलान हुआ। जो भी संत खुद को सच्चा माने वो दरबार में आकर अपनी सिद्धि साबित करे और जीतने वाले को मिलेगा राजगद्दी का एक दिन का अधिकार। पांचों संत ऐसे लपके जैसे बिच्छू गुड़ पर। दरबार में अगले दिन अजब नजारा था। एक संत ने हवा में चाकू फेंककर कहा, देखो, मेरा चाकू हवा में ठहरा रहेगा। ठहरता नहीं, सीधा अकबर के आगे आ गिरा। दूसरे ने आंखें बंद करके भविष्यवाणी की, अभी यहां कोई घोड़ा दौड़ेगा। अकबर बोला, तुम्हें ही दौड़ाओ क्या? तीसरा संत बीरबल को देखकर बोला, तेरे माथे पर कालसर्प योग है। बीरबल हंसकर बोला, और तेरे चेहरे पर कालचोर योग है। फिर बीरबल ने आखिरी चाल चली। उसने पांचों संतों से कहा, अगर तुम सच में दिव्य हो तो इन 5 बंद पोटलियों में से बताओ किसमें क्या है और किस पोटली में तुम्हारी असलियत छुपी है। संत घबरा गए। पहले ने कहा, मुझे तपस्या करनी होगी। दूसरे ने कहा, मुझे ध्यान में जाना पड़ेगा। तीसरे ने कहा, भगवान से पूछकर बताऊंगा। चौथे ने कहा, मुझे यज्ञ करना पड़ेगा। और पांचवा चुपचाप खिसकने लगा। बीरबल बोला, रुको, अब सच्चाई तुम्हारे सामने खुलेगी, लेकिन ये रहस्य अभी नहीं, क्योंकि इन संतों के पीछे कोई और भी है, एक ऐसा चेहरा जो इन सबका गुरु है। कौन है वो जो झूठ के इस कारवा का राजा है? क्या ये सब एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है? और क्या बीरबल खुद एक जाल में फंस रहा है? बीरबल और रसोई में पकता झूठ, एक ऐसी कहानी जहां झूठ पकता है मसालों में और सच छुपा होता है हर निवाले में। आपको ये शुरुआत अच्छी लगी हो तो अगले भाग की कहानी तैयार कर दूं। बीरबल और अदालत में आए झूठे संतों का कारवा। संतों का कारवा अभी भी दरबार में था और बीरबल ने जो दावा किया था वो अकबर के मन में शंका और जिज्ञासा दोनों को जगा चुका था। अब दरबार में उस घड़ी का समय आ चुका था जब झूठ और सच के बीच का अंतर बिल्कुल स्पष्ट होना था। बीरबल, तुमने क्या कहा था? इन संतों का गुरु है? अकबर की आवाज में एक तल्खी थी। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, इन संतों का गुरु कोई साधु नहीं, बल्कि वही आदमी है जो खुद को संतों का भगवान मानता है। अब अकबर की आंखों में चिंगारी सी चमकने लगी। क्या तुम कह रहे हो कि ये सभी संत केवल एक धोखा है और उनका गुरु कोई और है? बीरबल ने अपनी नजरों से अकबर को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जी हां जहांपनाह, इन संतों के झूठ का पर्दा अब उठने वाला है और इसका खुलासा आपके सामने इस दरबार में होगा। कुछ देर के लिए पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने एक एक करके उन पांचों संतों को सामने बुलाया और उन पोटलियों को उठाने का आदेश दिया। जैसे ही बीरबल ने पोटलियां खोली, उन सबकी शक्लों पर डर और घबराहट की लकीरें उभर आई। अकबर की आंखों में सवाल था, अब क्या बीरबल इन संतों का राज खोलेगा? लेकिन बीरबल ने चुपचाप उन पोटलियों को अपनी जेब में डाला और अकबर की ओर मुड़कर कहा, जहांपनाह, ये सब कुछ दिखावा है। इन संतों के पास दिव्य शक्ति नहीं, केवल झूठ है। झूठ जो वे खुद पकाते हैं और दूसरों को परोसते हैं। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, क्या तुम कहना चाहते हो कि ये सभी संत झूठ बोल रहे हैं? जी जहांपनाह, इन संतों का गुरु वो ही है जो आपको हमेशा सच्चाई के नाम पर
झूठी सलाह दे रहा है। ये झूठ पकता है रसोई में, जहां हर एक बोली में मसाले मिलाए जाते हैं और उसमें से एक ऐसी खुशबू आती है जो सच को भी मोहरा बना देती है। बीरबल ने धीरे धीरे अपनी बातों को स्पष्ट किया। इन संतों को बस वो खुशबू चाहिए थी और अब वे सब उसी खुशबू के फंदे में फंस चुके हैं। अकबर का चेहरा तमतमा गया। अगर ये सच है तो फिर उनका गुरु कौन है? बीरबल ने पल भर के लिए चुप्पी तोड़ी और फिर कहा, उनका गुरु वही है जो दरबार के अंदर बैठा है और इसे सही साबित करने के लिए एक और बड़ा झूठ फैलाने की योजना बना रहा है। यह सुनते ही अकबर का चेहरा और भी गुस्से से लाल हो गया। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं भी इनके झूठ का हिस्सा हूं? बीरबल ने अकबर की ओर नजर डाली और फिर धीरे से कहा, हाथ जहां पनाह, और अगला कदम वो गुरु खुद उठाने वाला है। बीरबल और अदृश्य दरबारी, दरबार की सबसे बड़ी पहेली। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजीब मामला पेश हुआ। राजमहल का मुख्य रक्षक दरबार में आकर घबराया हुआ बोला, हुजूर, बीती रात महल के गलियारों में कोई अदृश्य आदमी घूम रहा था। उसकी परछाई दीवारों पर दिख रही थी, मगर वो खुद दिखाई नहीं दे रहा था। पूरा दरबार चौंक गया। अकबर ने कहा, क्या किसी ने उसे पकड़ा? रक्षक बोला, नहीं हुजूर। जैसे ही हम पास गए, वो हवा में गायब हो गया। बीरबल मुस्कराया, लेकिन कुछ नहीं बोला। उसकी आंखें चमक रही थी। अगले कई दिन महल में अजीब घटनाएं होने लगी। रसोई से दूध की हांडी गायब हो जाती। रानियों के कक्ष में अजीब सी परछाइयां झलकती। एक बार तो खुद अकबर के शयन कक्ष में ताले के अंदर से शाही अंगूठी गायब हो गई। अकबर अब सच में चिंतित हो गया। बीरबल, अब तुम ही कुछ करो। ये क्या कोई भूत है, जिन्न है, या इंसान जो नजर नहीं आता? बीरबल बोला, हुजूर, अगर भूत होते तो सिर्फ डराते। ये जो भी है कुछ चुरा रहा है, मतलब जिंदा इंसान है, बहुत चालाक इंसान। बीरबल ने पूरी रात महल के मुख्य दरबार की फर्श पर पारदर्शी स्याही बिछा दी। ऐसी स्याही जो सिर्फ सूरज की रोशनी में दिखती थी। अगली सुबह जब धूप आई तो फर्श पर चमकते हुए पैरों के निशान दिखाई दिए, कहीं से आते हुए, कहीं रुकते हुए और फिर दीवार के पास जाकर गायब हो जाते हुए। बीरबल बुदबुदाया, मतलब कोई दरबारी है जो रात में महल में घूमता है और कहीं गायब हो जाता है। शायद दीवार में कोई गुप्त द्वार है। बीरबल ने दीवार की हर ईंट को ठोक ठोक कर देखा और एक जगह हल्की सी आवाज आई। वहां एक खास नक्काशी थी, जिसे दबाने पर एक गुप्त दरवाजा खुला। दरवाजे के भीतर एक संकरा रास्ता था जो एक छोटे से कमरे में जाता था। वहां बीरबल को कुछ बेहद चौंकाने वाली चीजें मिली। शाही अंगूठी, रानियों की चूड़ियां, दूध की हांडी और कुछ जूते, और दीवार पर एक नक्शा, महल की गुप्त सुरंगों का पूरा खाका। दरबार का सबसे भोला दरबारी। बीरबल ने पूरे महल के दरबारियों को बुलाया और सबको एक एक कर कमरे में भेजा और सबसे आखिर में भेजा गया दरबार का सबसे भोला, सबसे चुप रहने वाला दरबारी। नाम था माधवदास। जैसे ही माधवदास कमरे में पहुंचा, बीरबल ने गुप्त द्वार को बंद कर दिया और बाकी दरबारियों को सब दिखाया। इसी ने ये सब किया है। अकबर चौंक गया, पर यह तो हर दिन भजन गाता है, ये क्यों करेगा चोरी? बीरबल बोला, यही उसकी चालाकी थी। जो सबसे भोला दिखे वही शक से बाहर हो जाए और आराम से चोरी करता रहे। माधवदास पकड़ा गया। उसने कहा, मैं बचपन से ही महल में पला, लेकिन मुझे कभी दरबारी नहीं बनाया गया। मैंने सोचा, अगर मुझे हिस्सा नहीं मिलेगा तो मैं अपना हिस्सा खुद ले लूंगा। बीरबल बोला, हुजूर, ये तो बस एक आदमी था, लेकिन सच्चाई ये है कि जब नजरें गलत दिशा में देखती है तो अदृश्यता वहीं से शुरू होती है। अकबर ने बीरबल को गले लगाकर कहा, तुमने अदृश्यता की भी तस्वीर बना दी बीरबल। जब तुम हो तो कोई भी रहस्य छुपा नहीं रह सकता। बीरबल ने झुककर कहा, जहां आंखें धोखा खा जाएं, वहां बुद्धि काम आती है। हुजूर, सीख,
जो खुद को सबसे छुपाकर रखता है वही सबसे पहले बीरबल की नजर में आता है, और बुद्धि के आगे कोई चालाकी टिक नहीं सकती। ये सुनते ही सभी संत, जिन्होंने अभी तक अपने चेहरे पर मासूमियत का नकाब पहना हुआ था, चुप हो गए। अकबर की आंखें फैल गई। क्या यह सच था? क्या वो खुद भी झूठ के इस जाल का हिस्सा थे? और अगर हां, तो आखिरकार उस गुरु का नाम क्या था जो सब कुछ पर्दे के पीछे से चला रहा था? लेकिन सच तो यह है कि संत नहीं, इनकी सच्चाई का सामना करने वाला सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है। बीरबल ने गहरी सांस ली और अपनी बात खत्म की। इस गहरे रहस्य का खुलासा तभी होगा जब हम उस गुरु का चेहरा देखेंगे। अकबर की आंखों में तीव्र जिज्ञासा थी। क्या तुम सचमुच उस गुरु का चेहरा देख चुके हो, बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं तो एक कदम और आगे बढ़ चुका हूं, लेकिन जब तक वो गुरु सामने नहीं आएगा तब तक सच्चाई पूरी नहीं होगी। इस रहस्य को खोलने के लिए मुझे उस गुरु तक पहुंचना होगा जो इन संतों के खेल का मास्टरमाइंड है। तो क्या ये गुरु दरबार के अंदर ही छिपा बैठा है? और क्या बीरबल सच में उसे पकड़ सकेगा? क्या अकबर और बीरबल के बीच इस रहस्य का पर्दाफाश होगा, या ये खेल कुछ और गहरा है? आगे क्या होगा? क्या ये झूठ पकड़ेगा, या फिर बीरबल एक और जाल में फंस जाएगा? देखिए अगले भाग में बीरबल और रसोई में पकता झूठ, क्योंकि ये कहानी अब सिर्फ एक जाल नहीं, पूरी साजिश बन चुकी है। राजमहल के दरबार में सन्नाटा पसरा हुआ था। संतों का कारवां अब पूरी तरह से उजागर हो चुका था, लेकिन असली खेल तो अभी बाकी था। बीरबल ने अकबर से जो कहा था वो अब सच होने को था। इन संतों के पीछे कोई और है, और वो कोई साधारण आदमी नहीं। एक ऐसा शख्स है जो सब कुछ काबू में रखना चाहता है, झूठ की दुनिया के राजकुमार की तरह। अकबर की आंखों में आक्रोश था, पर बीरबल की बातों में कुछ ऐसा था जो उसे सच्चाई के करीब ले जा रहा था। बीरबल, तुम कह रहे हो कि संतों का गुरु दरबार के अंदर छुपा है? ये कोई और नहीं बल्कि, अकबर ने अपनी आवाज दबाते हुए कहा। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जी हां, जहांपनाह, वो व्यक्ति वही है जिसने इस पूरे खेल की शुरुआत की थी। वो कोई और नहीं बल्कि महल का सबसे करीबी आदमी है, आपके विश्वास पात्र मंत्री। इस पर अकबर का चेहरा सख्त हो गया। मंत्री के नाम से अकबर को एक चक्कर सा आया और वो गुस्से से बोला, क्या तुम कह रहे हो कि मंत्री ने इस सब का खेल रचा है? लेकिन वो तो मेरा सबसे विश्वास पात्र आदमी है। बीरबल ने धीरे से जवाब दिया, जहांपनाह, विश्वास पात्र वही होता है जो सच्चाई के साथ चलता है। अगर कोई सच्चाई के खिलाफ जाकर झूठ फैलाने लगे तो उसका विश्वास टूट जाता है। अकबर ने बीरबल को इशारा किया। बीरबल मंत्री की तरफ इशारा करते हुए बोला, मंत्री, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब तुम्हारे झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। मंत्री का चेहरा सफेद पड़ गया, उसकी आंखों में घबराहट थी। जहांपनाह, ये सब मैंने नहीं किया। ये सब संतों का काम था। उसने अपनी सफाई दी, लेकिन बीरबल ने उसकी एक न सुनी। अब तुम्हारी बातों पर विश्वास कोई नहीं करेगा, मंत्री। संतों को तुमने अपने खजाने से अपने जाल में फंसा लिया था, और अब तुम्हारे सारे झूठ सामने आ चुके हैं। बीरबल ने अपना फैसला सुनाया। यह तुम्हारा आखिरी खेल था, मंत्री। अकबर ने बीरबल को देखा और गहरी सांस ली। बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ और बुद्धिमानी ने हमें एक और बड़ा धोखा बचाने से बचा लिया। आज से तुम मेरे सबसे बड़े सलाहकार हो। बीरबल और उड़ता हुआ पागलपन। एक दिन सुबह के समय अकबर बादशाह अपने महल की बालकनी में टहल रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि राजधानी में हलचल मची हुई है। लोग हंसते, चिल्लाते, एक दूसरे की ओर इशारे करते हुए दौड़ रहे थे। अकबर ने अपने अंगरक्षक से पूछा, क्या हुआ? शहर में ये कैसी उथल पुथल मची है? अंगरक्षक ने सिर झुका लिया। जहांपनाह, लोगों का कहना है कि एक अदृश्य चीज आसमान से आई है जो लोगों को पागल बना रही है। अकबर चौंक गए। क्या? पागल बना रही है? किसे?
हर किसी को जो उसके नीचे खड़ा हो। अंगरक्षक ने डरते हुए कहा, साहब, कल शाम से ही लोग अजीब हरकतें कर रहे हैं। कोई अचानक नाचने लगता है, कोई जोर से रोने, कोई बकरियों की तरह मिमियाने लगता है। अकबर ने तुरंत सभा बुलवाई। सभी मंत्री, दरबारी, सलाहकार इकट्ठा हो गए। बीरबल भी आया, चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए। अकबर ने सभी को घूर कर देखा। बताइए, ये क्या मामला है? मंत्री महोदय बोले, हुजूर, हमने सुना है कि आसमान से एक उड़ता हुआ पागलपन आया है। शायद कोई जादू या टोना। ये शहर के ऊपर मंडराता है और जो इसके नीचे जाता है वो पागल हरकतें करने लगता है। एक दूसरा दरबारी बोला, जहांपना, ये किसी दुश्मन की साजिश हो सकती है। हमें पहरे बढ़ाने होंगे। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? बीरबल मुस्कुराया, जहांपना, मैं खुद जाकर देखना चाहता हूं कि ये उड़ता हुआ पागलपन क्या है। अकबर ने घबराते हुए कहा, नहीं बीरबल, अगर तुम पागल हो गए तो मेरा दरबार कौन संभालेगा? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, अगर मैं पागल हुआ तो मुझे पकड़कर दरबार में बांध दीजिएगा। सभी दरबारी हंस पड़े। अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल का पहला मुआयना। बीरबल बाहर गया और चुपचाप लोगों को देखने लगा। सचमुच लोग अचानक नाच रहे थे। कोई जोर जोर से गा रहा था, कोई पागलों की तरह दौड़ रहा था। बीरबल ने ध्यान से ऊपर देखा। वहां एक बड़ा सा गुब्बारानुमा चीज हवा में तैर रही थी। उस पर लिखा था, मजाक मंडल। बीरबल के माथे पर बल आया। ये क्या है? उसने अपने एक आदमी को बुलाया, जाओ, जाकर देखो ये क्या है। आदमी गया, वापस दौड़ता आया, मालिक, ये बच्चों का बड़ा गुब्बारा है जो गलती से खुलकर उड़ गया और पूरे शहर में उड़ रहा है। जब ये छतों से टकराता है, लोग डर कर पागल हो जाते हैं। बीरबल की हंसी छूट गई। बीरबल की योजना। बीरबल ने तुरंत बढ़ी बुलवाया, मुझे एक लंबी लकड़ी बनवाओ, उसके सिरे पर कांटा लगाओ ताकि मैं गुब्बारे को नीचे खींच सकूं। बढ़ी ने झटपट काम किया। बीरबल ने अगले दिन सुबह पूरा दरबार बुलवाया। जहांपनाह, मैं आज इस उड़ते हुए पागलपन को पकड़ूंगा। अकबर हंसकर बोले, देखें तुम्हारी चाल सफल होती है या नहीं। सभी दरबारी हंसी दबाकर देख रहे थे। बीरबल की चालाकी। बीरबल ने छत पर चढ़कर लंबी लकड़ी गुब्बारे की ओर बढ़ाई। धीरे धीरे उसे नीचे खींचा। लोग तालियां बजाने लगे। जैसे ही गुब्बारा नीचे आया, बीरबल ने देखा कि उस पर बड़ी बड़ी मुस्कुराती हुई शक्लें बनी थी, जो रात में अजीब लगती थी और लोगों को डराती थी। बीरबल ने गुब्बारे की हवा निकाल दी। गुब्बारा धीरे धीरे सिकुड़कर जमीन पर गिर गया। लोग हंसते हंसते लौटने लगे। अरे, ये तो एक बड़ा मजाक था। दरबार में पुरस्कार। अकबर ने दरबार में कहा, बीरबल, तुमने बड़ी बुद्धिमानी दिखाई। अगर मैं होता तो शायद सैनिक भेज देता और डर के मारे शहर बंद करवा देता। बीरबल मुस्कुराया, जहांपनाह, हर समस्या का हल ताकत से नहीं, दिमाग से निकलता है। अकबर ने हंसकर कहा, बीरबल, तुम्हें सो सोने की मुद्राएं इनाम में दी जाती है। दरबार तालियों से गूंज उठा। कहानी का ट्विस्ट। लेकिन तभी एक बूढ़ा आदमी दौड़ता हुआ दरबार में आया। जहांपनाह, जहांपनाह, अब तो हमारे गांव में आसमान से उड़ता हुआ हंसी का जादू आ गया है। जो भी उसके पास जाता है जोर जोर से हंसने लगता है। अकबर ने माथा पीटा, हे खुदा, ये क्या नया झंझट आ गया। बीरबल मुस्कुराया, जहांपनाह, लगता है मुझे एक और यात्रा करनी होगी। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारे बिना ये दरबार भी पागल हो जाएगा। अगले भाग के लिए सस्पेंस। बीरबल और अकबर दोनों एक दूसरे की ओर देख मुस्कुरा उठे, क्योंकि अब उनकी राह में एक नया रहस्य खड़ा था, उड़ता हुआ हंसी का जादू। पिछले भाग में आपने पढ़ा, राजधानी में एक उड़ता हुआ गुब्बारा लोगों को पागल बना रहा था, जिसे बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से पकड़कर हवा निकाल दी। सब शांत हुआ ही था
कि एक बूढ़ा आदमी दौड़ता हुआ आया और बोला, जहांपनाह, अब तो हमारे गांव में आसमान से उड़ता हुआ हंसी का जादू आ गया है। जो भी उसके पास जाता है जोर जोर से हंसने लगता है। अकबर का माथा चकरा गया। हे खुदा, ये कौन सा नया झमेला है? बीरबल मुस्कुराया, जहांपनाह, लगता है ये मामला पिछले से भी मजेदार होगा। मैं खुद जाकर देखना चाहूंगा। गांव में बीरबल का आगमन। अगली सुबह बीरबल अपने खास आदमियों के साथ गांव पहुंचा। रास्ते भर लोग पेट पकड़कर हंसते मिल रहे थे। कोई हंस हंसकर लोटपोट, कोई जमीन पर गिरा, कोई पेड़ पकड़कर हंसी रोकने की कोशिश करता हुआ। बीरबल ने गांव के चौधरी से पूछा, ये सब कब से हो रहा है? चौधरी ने भी हंसी रोकते हुए कहा, साहिब, 2 दिन से आसमान में एक गोल चमकदार चीज दिख रही है जो रंग बदलती है। जैसे ही लोग उसकी परछाई में आते हैं उन्हें अनकंट्रोलेबल हंसी आती है। बीरबल ने ऊपर देखा। सच में आसमान में रंग बदलती गेंद जैसी चीज चमक रही थी। बीरबल ने अपना सिर खुजाया। लगता है कोई नया खिलौना या तमाशा है। बीरबल की जांच। बीरबल ने ध्यान से देखा। वह चीज हर थोड़ी देर में सूरज की किरणों में इंद्रधनुषी रोशनी फैला रही थी। तभी बीरबल को ध्यान आया, अरे, ये तो बड़े आकार का शीशे का गुब्बारा है जो सूरज की रोशनी को फैलाकर लोगों की आंखों में अजीब रोशनी डाल रहा है। शायद इस ऑप्टिकल इफेक्ट के कारण लोग भ्रम में आकर अनकंट्रोलेबल हंसी में फंस रहे हैं। बीरबल ने अपने आदमी से कहा, तुम मुझे एक बड़ा मजबूत जाल लाकर दो और गांव के सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़ने की तैयारी करो। बीरबल की योजना। बीरबल ने एक लंबी रस्सी बांधी, जाल को पतंग की तरह हवा में उड़ाया और धीरे धीरे उसे उस चमकती चीज के पास पहुंचाया। पूरे गांव के लोग तालियां बजाकर देख रहे थे। कुछ लोग हंस हंसकर गिर रहे थे, कुछ एक्साइटमेंट में उछल रहे थे। आखिरकार जाल उस चमकती चीज पर फंस गया। बीरबल ने अपने आदमी को इशारा किया, रस्सी खींचो। धीरे धीरे वो चीज नीचे खींचने लगी। जैसे ही वो जमीन के पास आई, लोग अचंभे में देख रहे थे। वो असल में एक बड़ा शीशे का गुब्बारा था जिस पर छोटे छोटे दर्पण लगे थे। बीरबल ने हंसते हुए कहा, यह किसी तमाशेबाज का सामान है जो शायद गलती से उड़कर यहां आ गया। गांव में जश्न। गांव के लोग खुशी से नाच उठे। चौधरी ने कहा, बीरबल महाराज, आप ना होते तो हम आज भी हंसी के मारे बेहाल होते। बीरबल मुस्कुराया, सही समय पर सही दिमाग ही सबसे बड़ा जादू है। दरबार में वापसी। अकबर ने बीरबल की वापसी पर कहा, बीरबल, लगता है अब हम तुम्हें समस्याओं का जादूगर कहेंगे। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, मेरे लिए आपकी मुस्कान ही सबसे बड़ा इनाम है। अकबर ने हंसते हुए कहा, फिर भी तुम्हें 100 अशरफिया इनाम में दी जाती है। कहानी का बड़ा ट्विस्ट। लेकिन तभी महल का द्वारपाल दौड़ता हुआ आया, जहांपनाह, एक और नई मुसीबत आ गई है। अकबर चौंक गए। अब क्या हुआ? द्वारपाल ने घबराते हुए कहा, हुजूर, अब राजधानी में गाना गाने वाला तूफान आया है। जो भी उसके पास जाता है बिना रुके गाने लगता है। अकबर और बीरबल दोनों ने एक दूसरे को देखा और जोर से हंस पड़े। अकबर दरबार में हंसते हंसते बोले, बील, लगता है इस बार हमारी राजधानी को सिंगिंग कंपटीशन में बदलने का इरादा है। बीरबल मुस्कुराया, जहांपनाह, मुझे लगता है इस तूफान के पीछे भी कोई न कोई शरारती चाल होगी। मैं तुरंत जांच करता हूं। राजधानी की सड़कों पर बीरबल अपने खास गुप्तचरों के साथ सड़कों पर निकला। हर गली से अजीब आवाजें आ रही थी। कोई पुराने भजन गा रहा था, कोई बाजार के ठेकेदारों के गाने, कोई चिड़ियों की आवाजें निकाल रहा था और कोई तो बिल्कुल बेसुरे अंदाज में चिल्ला रहा था। बीरबल ने देखा, बीच चौराहे पर एक आदमी खड़ा है जिसके पास एक छोटा जादुई डिब्बा है। वो उसे घुमाता है और लोग उसके पास आते ही गाने लगते हैं। बीरबल ने पास जाकर ध्यान से सुना। डिब्बे से निकल रही थी एक रहस्यमयी ध्वनि जो लोगों के दिमाग पर असर डालती थी। बीरबल ने अपनी तलवार निकाली और डिब्बे के पास
जोर से ताली बजाई। आवाज गूंजते ही लोग चौंक कर चुप हो गए। सच्चाई का खुलासा। बीरबल ने उस आदमी को पकड़कर पूछा, तू कौन है और ये जादुई डिब्बा कहां से लाया? आदमी डरते हुए बोला, मालिक, मैं तो बस एक व्यापारी हूं। ये डिब्बा मुझे एक विदेशी बाजार से मिला था। मुझे नहीं पता था कि ये लोगों को गाना गाने पर मजबूर कर देगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए डिब्बा देखा। उसने ध्यान से डिब्बे के अंदर देखा। असल में वो एक पुरानी ध्वनि तकनीक पर बना था जो दिमाग को भ्रमित करती थी। बीरबल ने वो डिब्बा पानी में डलवाकर नष्ट करवा दिया। अंत में जश्न। राजधानी के लोग राहत की सांस लेने लगे। सबने मिलकर महल में जश्न मनाया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम सच में हमारी राजधानी के रक्षक हो। अगर तुम ना होते तो हम कभी इन परेशानियों से निपट नहीं पाते। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, अगर आप और प्रजा खुश है तो वही मेरी असली जीत है। कहानी का अंत। अकबर ने बीरबल को पूरे दरबार के सामने सोने की माला पहनाई और कहा, आज से बीरबल को हंसी और बुद्धि का सरताज कहा जाएगा। दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी और कहानी खत्म हुई। बीरबल और प्याज जो रोते नहीं देती। क्या आपने कभी ऐसी प्याज देखी है जो काटो तो भी आंसू न आए और जिसे खाते ही इंसान सच्चाई बोलने लगे? एक गर्मियों की दोपहर थी। अकबर दरबार में बैठे थे, लेकिन उनका मन बहुत खिन्न था। बीरबल, बादशाह ने ऊंची आवाज में पुकारा, कल मेरी बेगम ने मुझे प्याज काटने को कहा और मैं रो पड़ा। बादशाह होकर आंसू बहाए। ये मेरी शान के खिलाफ है। दरबार में ठहाका गूंज उठा, पर बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, ये तो शुभ संकेत है। कम से कम आप इंसान तो है, पर मुझे ऐसी प्यास चाहिए जो आंसू न लाए। क्या तुम्हारे पास इसका हल है? बीरबल बोले, मैं ऐसी प्यास ढूंढ कर लाऊंगा जो न केवल आंसू न लाए बल्कि झूठ भी बाहर निकाल दे। अगले ही दिन बीरबल बिना बताए गायब हो गए। पूरे दरबार में खलबली मच गई। 3 दिन बीते, कोई खबर नहीं। चौथे दिन वो लौटे, साथ में एक छोटी पोटली जिसमें सिर्फ 5 प्याज थी, पर यह प्याज चमक रही थी जैसे मोती हों और उनसे हल्की सी गुलाब की खुशबू आ रही थी। ये हैं रोदन हरण प्याज। बीरबल ने गंभीरता से कहा, इनसे कोई आंसू नहीं आएंगे, लेकिन सावधान रहें, जो भी इनका स्वाद चखेगा उसके मुंह से सच्चाई फूट पड़ेगी, चाहे जितना भी छुपाना चाहे। परीक्षण शुरू हुआ। पहले वजीर सलीम को खिलाया गया। सलीम ने एक टुकड़ा खाया और अचानक बोले, मैं रोज दरबार में सोने का नाटक करता हूं। असल में मैं कविता लिखता हूं। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। फिर सेनापति ने खाया और वो चिल्लाया, मैंने पिछली लड़ाई में जानबूझकर हार मानी क्योंकि मुझे दुश्मन के सेनापति की बहन से प्यार है। हर दरबारी एक एक कर सच्चाई उगलता गया और किसी की बात से कोई छूट न पाया। यहां तक कि जब अकबर ने आधा टुकड़ा खाया तो बोल पड़े, मैं आधी रात को चोरी छुपे बेगम के लिए जलेबी बनवाने जाता हूं। सन्नाटा छा गया। अब तक दरबार में इन प्याजों की चर्चा पूरे नगर में फैल चुकी थी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, ये प्याज मैंने हिमालय के उस गांव से लाई है जहां संत मौन हरिदास रहते हैं, वही जो पिछले 20 वर्षों से बोले नहीं। और फिर दरबार में अचानक एक भिखारी आकर गिर पड़ा। उसके हाथ में टूटी पोटली थी, ठीक वैसी ही जैसी बीरबल के पास थी, और वो बड़बड़ाया, मुझे वो प्याज वापस चाहिए, नहीं तो सच्चाई बाहर आ जाएगी। बीरबल चौंक गए। कौन है ये और इसे इन प्याजों का राज कैसे पता? अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुमने हमें पूरी सच्चाई बताई है? ये प्याज क्या सिर्फ गांव से लाई गई है या इनमें कोई पुराना रहस्य है? बीरबल ने पहली बार सिर झुका लिया। जहांपनाह, इन प्याजों का इतिहास शायद अब मुझे आपको बताना ही पड़े, लेकिन इसके लिए हमें दरबार छोड़कर वहां जाना होगा जहां कभी कोई नहीं गया। क्या ये प्याज वाकई किसी रहस्यमयी संत की देन है
क्या इनसे किसी अदृश्य शक्ति का राज जुड़ा है? और वो भिखारी कौन था जो इन प्याजों को वापस मांग रहा था? बीरबल और मौन संत की मिर्ची की गवाही। बीरबल और मौन संत की मिर्ची की गवाही दो। जब कोई मिर्ची खाने के बाद भी मौन रहे तो समझ लीजिए वो संत नहीं, कोई छलावा है। पर सवाल यह है, झूठ को चुपचाप निगल जाना बड़ा है या उसे चट्टे स्वाद से बाहर निकालना? कहानी वहीं से आगे बढ़ती है। भिखारी दरबार में बेसुध पड़ा था। बीरबल उसकी पोटली देख रहे थे। उसमें वही चमचमाती प्याज थी जिनका रहस्य अकबर जानना चाहते थे। बीरबल, अकबर ने गंभीरता से कहा, अब और छुपाना मत, हमें सच बताओ, क्या ये प्याज किसी जादुई शक्ति से जुड़ी है? बीरबल ने गहरी सांस ली। जहांपनाह, ये प्याज एक मौन संत की रसोई से लाई गई है, जिनका नाम है तपस्वी मौन हरिदास। वे वर्षों से मौन है, लेकिन उनकी मिर्ची की चटनी बोलती है। मिर्ची की चटनी? जी हां, वो चटनी किसी भी झूठे के मुंह में जाते ही चीख निकाल देती है और उसी समय वो अपना सबसे बड़ा रहस्य उगल देता है। अकबर की आंखें चमक उठीं। तो प्याज आंसू रोके और मिर्ची मुंह खोले? ठीक समझे जहांपनाह। अगले ही दिन बीरबल और बोलने वाली दीवार। एक दिन अकबर के दरबार में एक बूढ़ा आदमी कांपते हुए आया। उसने कहा, हुजूर, मैं बहुत परेशानी में हूं। मेरी दीवार मुझसे बात करती है। दरबार में खुसर पुसर होने लगी। कभी कहती है कि मेरा अंत निकट है, कभी कहती है कि कोई मेरा खजाना चुराने वाला है। अकबर ने झुंझलाकर कहा, यह पागलपन है। पर बीरबल चुप था। उसकी आंखों में एक चमक थी। उसने बूढ़े से कहा, कल सुबह मुझे तुम्हारे घर ले चलो, मैं खुद उस दीवार से बात करूंगा। अगली सुबह बीरबल उस बूढ़े के घर पहुंचा। घर बेहद पुराना था और पीछे की एक दीवार पर सच में कुछ अजीब चित्र बने थे, जैसे कोई उन्हें रोज बदलता हो। बीरबल ने देखा, चित्रों में एक पैगाम छुपा है, जैसे एक आदमी जो हाथ में चाबी लिए किसी छेद की ओर जा रहा है। दूसरी तस्वीर में रात को कोई साया दीवार के पीछे कुछ खोद रहा है। तीसरी में कुछ संख्याएं थी, 786, 8, 3। बीरबल बोला, ये कोई दीवार नहीं, ये तो संकेतों से भरी हुई एक किताब है। रात को बीरबल ने वहां छुपकर निगरानी की। आधी रात को एक आदमी चुपचाप आया और दीवार के पास खोदने लगा। बीरबल ने उसे पकड़ लिया। वो आदमी एक पुराना नौकर था जो उस घर में वर्षों पहले काम करता था। उसने बताया, इस दीवार के पीछे एक पुराना तहखाना है जिसमें राजमहल से चुराया गया खजाना छुपा है। बूढ़ा मालिक इस बात को भूल चुका था, पर मैं जानता था, इसलिए दीवार पर संकेत बना उसे डराने लगा कि वो घर छोड़ दे। अगले दिन दरबार में बीरबल ने सबका पर्दाफाश किया। बीरबल बोला, जहांपनाह, दीवार नहीं बोली, पर अपराधी की चालाकी जरूर बोल उठी। अकबर मुस्कराए। बीरबल, अगर दीवारों को जुबान मिलती तो चोरों को कहीं छुपने की जगह न मिलती। बीरबल बोला, पर जब तक दरबार में आप है और आपकी दीवार बीरबल है, चोरों का अंत तय है। बूढ़े आदमी ने दीवार के पीछे छिपा खजाना दरबार को सौंप दिया और बदले में अकबर ने उसे सम्मानित किया। पर बीरबल को सबसे बड़ा इनाम मिला, दीवार शास्त्री की उपाधि। टी बीरबल और साजिशी नर्तकी, दरबार की सबसे बड़ी फांस। एक दिन अकबर के दरबार में एक सुंदर और रहस्यमयी नर्तकी आई। नाम था शहजादी गुलनाज। उसका सौंदर्य इतना मोहक था कि दरबार के सारे अमीर उमरा उसे देखकर मंत्रमुग्ध रह गए। गुलनाज ने झुककर कहा, हुजूर, मैंने सुना है आपके दरबार में कला की कद्र होती है। मैं चाहती हूं कि मेरी नृत्य कला यहां सम्मान पाए। अकबर ने मुस्कुराकर अनुमति दी। गुलनाज ने ऐसा नृत्य किया कि सारा दरबार तालियां बजाने लगा। उसकी अदाएं, उसकी चाल, उसकी आंखों की भाषा कुछ अलग ही थी। लेकिन बीरबल कुछ और ही देख रहा था। उसकी चाल में कुछ सैन्य अनुशासन था,
उसकी उंगलियों के इशारे में जैसे कोई कोड छुपा हो। भाग 2। बीरबल का पहला शक। अगले ही दिन से महल के भीतर अजीब घटनाएं शुरू हो गई। राजकोष की चाबियों का सेट एक बार गायब होकर फिर मिल गया। राजकुमारी की कमरे की तलाशी में छिपे हुए कागजात मिले जो दरबार की रणनीतियों से जुड़े थे। दरबार के 2 दरबानों ने चुपके से इस्तीफा मांगा। बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, नर्तकियां मोहब्बत लाती है, लेकिन ये तो महल में साजिश लेकर आई है। अकबर बोले, पर कोई सबूत है? बीरबल मुस्कुराया, होगा, पर उसके लिए मुझे उसकी अदाओं का जवाब उसकी ही भाषा में देना होगा। अगले दिन बीरबल ने गुलनाज की नृत्य सभा में हिस्सा लिया, लेकिन अब बीरबल का रंग ढंग बदल चुका था। वो सुंदर कपड़े पहनने लगा, हर दिन गुलनाज की तारीफ करता, दरबार में उसके गीत गाता। सब लोग सोचने लगे, बीरबल तो फंस गया। गुलनाज भी मुस्कुराकर उसे तवज्जो देने लगी, लेकिन असल में बीरबल ने उसे फंसा लिया था। एक रात बीरबल ने गुलनाज से कहा, अगर मुझे तुम्हारा दिल जीतना है तो मुझे वो खास नृत्य देखना होगा जो सिर्फ गुप्त मेहमानों के लिए होता है। गुलनाज ने धीमे से कहा, तब तुम्हें राजमहल के पिछवाड़े वाले तहखाने में आना होगा। आधी रात को बीरबल मुस्कुरा दिया। उसने उस तहखाने में अपने गुप्त सिपाही छिपा दिए। जब गुलनाज वहां पहुंची तो वहां कोई संगीत नहीं था। वहां से निकल रहा था एक गुप्त दरवाजा, और उस दरवाजे के अंदर था एक गुप्त सुरंग जो सीधे शहर के बाहर जाती थी। और सुरंग में मौजूद थे 3 विदेशी गुप्तचर जो सल्तनत के नक्शे और जासूसी दस्तावेज लेकर जाने वाले थे। गुलनाज चीख पड़ी, लेकिन अब देर हो चुकी थी। बीरबल ने हंसते हुए कहा, तुमने साजिश के लिए कला का इस्तेमाल किया और मैंने कला के लिए साजिश रची। गुलनाज बोली, तुम्हारे जैसे दरबारी हर जगह नहीं होते। तुमने मेरे जाल को ही मेरे खिलाफ कर दिया। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने सिर्फ मेरे राज्य की रक्षा नहीं की, बल्कि ये भी दिखा दिया कि बुद्धि की शक्ति सबसे बड़ी होती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। गुलनाज ने बताया कि वो खुद एक रियासत की राजकुमारी थी, जिसकी रियासत अकबर की सीमा में मिला दी गई थी, और वो बदला लेने आई थी। लेकिन बीरबल ने उसे बताया कि वो रियासत अकबर ने नहीं, उसके ही मंत्री ने बेची थी। गुलनाज ने अपने आंसू पोंछे और कहा, मैं अब जान चुकी हूं, असली शासक वो होता है जो अपने दुश्मनों को भी न्याय दे। अकबर ने गुलनाज को माफ कर दिया और उसे राज्य की संगीत अकादमी की प्रमुख बना दिया। सीख, हुस्न हो या चालाकी, अगर सामने बीरबल हो तो हर खेल का जवाब उसके पास है। दरबार का सबसे बड़ा हथियार न तलवार है, न तिजोरी, बल्कि दिमाग है। बीरबल और गूंगे व्यापारी का रहस्य। बादशाह अकबर का दरबार अपनी न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता के लिए मशहूर था। लेकिन उस दिन एक ऐसा मामला आया जिसने सभी को चौंका दिया। एक व्यापारी जो पूरी तरह से गूंगा था, न बोल सकता था, न सुन सकता था, राज दरबार में आया और इशारों से कुछ बताने की कोशिश करने लगा। बीरबल ने गौर से उसके हाव भाव देखे। व्यापारी अपने थैले की ओर इशारा कर रहा था और फिर अपने गले पर हाथ रखकर रोने का अभिनय कर रहा था। थैले में रखे थे कुछ टूटे हुए मोती, एक टूटी माला और एक छोटा सा कागज जिस पर बस एक आकृति बनी थी। एक उंगली पॉन्टिंग और एक घर। दरबार में सन्नाटा था। मंत्री गण आपस में खुसुर पुसुर करने लगे। कुछ बोले, ये पागल है, कुछ बोले, कोई नौटंकी है। लेकिन बीरबल ने धीरे से कहा, यह आदमी कह रहा है कि इसके घर में चोरी हुई है और चोर ने इसके गहनों की माला तोड़ दी है, मगर यह बताना चाहता है कि चोर कोई अपना ही है, इसका कोई पहचान वाला। अकबर चौंके। बिना बोले और सुने तुमने इतना कैसे समझा? बीरबल बोले, जहांपनाह, इसका चेहरा, इसका डर और इसके हाथों की कंपी बहुत कुछ कह रही है। फिर बीरबल ने उस व्यापारी को संकेतों में जवाब देना शुरू किया। वो बोले, क्या चोर तुम्हारे घर में काम करता था? व्यापारी ने सिर हिलाया।
क्या वो कोई रिश्तेदार है? व्यापारी ने मुंह बना लिया। क्या वो तुम्हारे साथ व्यापार करता है? इस बार व्यापारी ने आंखें फाड़ दी और तुरंत अपने कपड़े के भीतर से एक सिक्का निकाला जिस पर एक खास चिन्ह बना था। बीरबल ने उस सिक्के को देखा और तुरंत पहचान लिया। ये चिन्ह सिर्फ उस व्यापारी संघ का है जिसमें महल के ही कुछ अमीर दरबारी सदस्य हैं। अब बीरबल ने दरबार में एक चाल चली। उन्होंने दरबार में एक नकली गहनों की दुकान लगवाई और खबर फैलाई कि कोई चोर महल के पास सोने की माला बेचने आया है। 3 दिन में ही दरबार के एक मंत्री जगन्नाथ खत्री दुकान पर पहुंचे और बोले, ये माला मुझे दे दो, पुराने गहनों की पहचान मुझे अच्छी तरह है। बीरबल ने तुरंत उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। मंत्री जी, पहचान तो आपको सच में है क्योंकि आपने ही तो इसे चुराया है। दरबार में खलबली मच गई। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुम तो गूंगे की बात भी ऐसे समझते हो जैसे वो चीख चीख कर बोल रहा हो। गूंगे व्यापारी की चोरी का राज खुल चुका था। उसे उसका गहना लौटा दिया गया और मंत्री को कैदखाने भेजा गया। बीरबल बोले, जहां सच्चाई बोल नहीं सकती वहां बुद्धि को बोलना पड़ता है। और दरबार गूंज उठा तालियों से। समाप्त। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो बताइए, क्या इसी कहानी के हर सीन के लिए हिंदी विवरण और इंग्लिश इमेज प्रॉम्प्ट्स बनाऊं? बीरबल और उड़ता हुआ खजाना। एक दिन सुबह सुबह अकबर के महल में हड़कंप मच गया। शाही खजाने से एक संदूक सोने के सिक्कों का गायब हो गया था। दरबान से लेकर खजांची तक सबके होश उड़ गए। अकबर ने गुस्से में आकर गरजते हुए कहा, जिसने भी शाही खजाने को चुराया है वो चाहे जो हो, अब उसकी खैर नहीं। बीरबल मुस्कराया और बोला, हुजूर, जो चोर है वो बहुत होशियार है, लेकिन मैं उससे भी होशियार हूं। अकबर बोले, तो फिर देर मत करो बीरबल, उस उड़ते हुए खजाने का रहस्य जल्द से जल्द सुलझाओ। बीरबल ने सबसे पहले खजाने वाले कमरे का मुआयना किया। कमरे का ताला टूटा नहीं था, ना ही खिड़की से कोई अंदर घुसा था, लेकिन जमीन पर चील के पंख मिले थे। बीरबल बड़बड़ाया, चील? शाही खजाना? कहीं ये चीलें खजाना उड़ाकर तो नहीं ले गई? सब हंस पड़े। बीरबल, अब तुम परिंदों को भी चोर बना दोगे? बीरबल मुस्कुराया, हां, अगर चोर परिंदों जैसे उड़ने का अभिनय करे। अगले दिन बीरबल ने महल के सारे सेवकों को बुलाया और सबके सामने कहा, खजाने की चोरी करने वाले ने जरूर अपने शरीर पर सोने की गंध चिपका ली होगी। इस खास तेल को लगाकर सबके हाथ धोए जाएंगे। जिससे भी गंध निकलेगी वही चोर है। सेवकों ने डर के मारे चुपचाप लाइन में लगकर हाथ धोए, लेकिन बीरबल ने किसी के हाथ नहीं सूंघे। बस देखा, एक सेवक ने हाथ धोने के बहाने सबसे आखिर में खिसक लिया था। बीरबल ने सिपाहियों से कहा, उसे पकड़ो, यही है खजाना चुराने वाला। सभी चौंक गए। सेवक का नाम था गणपत और उसके कमरे की तलाशी में वही सोने का संदूक मिला। ऊपर चील के पंख चिपकाए गए थे। पूछताछ में गणपत ने बताया, हुजूर, मैं रोज सुबह चीलों को खाना डालने जाता था। खजाना चुराने के लिए मैंने चीलों की आवाज और चाल ढाल की नकल की ताकि पहरेदार भ्रमित हो जाएं। मैंने संदूक पर पंख चिपकाए और कहा, यह तो उड़ता संदूक है, बादशाह का आदेश है, इसे बाहर ले जा रहे हैं। किसी ने कुछ नहीं पूछा। अकबर हैरान रह गया। बीरबल, अगर तुम न होते तो एक सेवक मेरी आंखों के सामने उड़ता रहता और मैं देखता रह जाता। अंत और सीख। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, हुजूर, चीलें तो आसमान में उड़ती है, लेकिन चालाक चोर जमीन पर उड़ते हैं। सिर्फ उन्हें पकड़ने के लिए थोड़ा जमीन से ऊपर सोचना पड़ता है। अकबर ने बीरबल को इनाम में एक सोने की अंगूठी दी और चोर गणपत को जेल भेज दिया गया। सीख, जो चोर खुद को चील समझता है वो बीरबल के सामने कबूतर बन जाता है। भूतिया कुआं और चतुर हलवाई। बिहार के एक छोटे से गांव सोनापुर में एक पुराना कुआं था जिसे सब भूतिया कुआं कहते थे। कहते थे कि जो भी उस कुएं से पानी भरता उसे रात को अजीब अजीब सपने आते
और कुछ लोग तो अगली सुबह गांव छोड़कर ही भाग जाते थे। कुएं के आसपास झाड़ झंखाड़ और एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिस पर हर शनिवार को लाल धागा बंधा दिखता। लेकिन गांव के सबसे चालाक और हंसमुख इंसान थे हरिराम हलवाई। पूरे गांव में उनकी जलेबी और खस्ता कचौड़ी मशहूर थी। लोगों को लगता कि वो सिर्फ मिठाई बनाना जानते हैं, लेकिन असल में वो बहुत समझदार और चतुर थे। एक दिन गांव के सरपंच ने कहा, भूतिया कुएं का राज कोई खोले तो उसे इनाम मिलेगा, गांव की सबसे बड़ी दुकान। हरिराम ने मुस्कुराकर कहा, सरपंच जी, फिर तो इनाम समझिए मेरा ही। हरिराम ने उस रात अपने दोस्त गोपाल के साथ प्लान बनाया। वे दोनों आधी रात को कुएं के पास गए। हवा सनसनाने लगी और अचानक कुएं से अजीब सी सरसराहट की आवाज आई। गोपाल तो डर के मारे वहीं बैठ गया, लेकिन हरिराम आगे बढ़ा। कुएं में झांका तो अंदर से कोई आवाज आई, यहां क्यों आए हो मनुष्य? हरिराम चौंका नहीं, बोला, मिठाई खिलाने। अचानक कुएं से एक बूंद पानी ऊपर उछली और एक धुंधली आकृति निकली। सफेद धोती, लाल आंखें, उलझे बाल, जैसे कोई भूत हो। लेकिन हरिराम ने डरने के बजाय कहा, तुम्हारे जैसे भूखों को मिठाई नहीं चाहिए क्या? भूत रुक गया। भूत बोला, मैं भूत नहीं, इस कुएं की आत्मा हूं। जब से लोगों ने यहां आना बंद किया, मेरा मन घबरा गया। मैं तो बस बात करना चाहता हूं, डराना नहीं। हरिराम को शक हुआ। वो बोला, तो फिर लोगों को डराकर क्यों भगा रहे हो? भूत बोला, मुझे डराने का अभिनय करना पड़ता है, क्योंकि ऊपर कोई है जो मुझे ऐसा करने पर मजबूर करता है। हरिराम चौंका, ऊपर? कौन? भूत धीरे से बोला, वही जो तुम्हारे गांव की संपत्ति हथियाना चाहता है, और ये सब सिर्फ डर फैलाने के लिए है, ताकि सब भाग जाए। हरिराम ने अगले दिन एक योजना बनाई। उसने पूरे गांव में ऐलान किया कि वो कुएं की पूजा करेगा और भूत को भगाएगा। सभी लोग जमा हुए, लेकिन पूजा के बीच हरिराम ने कुएं के पास छिपा एक गुप्त दरवाजा खोल दिया। वहां एक रस्सी का तंत्र लगा था, जिससे भूत जैसी आकृति निकलती थी। और अचानक वहां से निकल पड़ा सरपंच का छोटा भाई रमेश, जिसने गांव की जमीन खरीदने और कुएं से डर फैलाकर लोगों को भगाने की चाल चली थी। भाग 5, गांव की जीत और हलवाई की मिठाई। रमेश को रंगे हाथों पकड़ा गया। गांव वालों ने उसकी खूब पिटाई की और सरपंच ने शर्मिंदा होकर कहा, हरिराम, तूने हमारी आंखें खोल दी। इनाम में हरिराम को गांव की सबसे बड़ी दुकान मिली। उसने वहां एक बोर्ड लगाया, यहां भूत नहीं, बस मिठाइयां मिलती हैं, जलेबी से लेकर सच्चाई तक। सीख, डर फैलाकर जो लोग फायदा उठाते हैं, उनका पर्दाफाश जरूर होता है, और चतुराई से अगर काम लो तो कोई रहस्य छिपा नहीं रहता। बीरबल और बेआवाज कातिल। शहर में अचानक एक अजीब डर फैल गया। एक के बाद एक कई अमीर व्यापारी अपनी हवेलियों में मृत पाए जाने लगे थे। मगर अजीब बात यह थी कि उनके शरीर पर कोई भी चोट या घाव का निशान नहीं था। दरवाजे अंदर से बंद होते, न कोई खिड़की खुलती, न कोई गवाह होता। ऐसा लगता मानो कोई बेआवाज कातिल उनके बीच घूम रहा हो। अकबर बादशाह बेहद परेशान हो उठे। क्या हमारे ही महल के सामने ऐसी हत्याएं होंगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे? उन्होंने बीरबल को तलब किया। बीरबल ने सिर झुकाया, हुजूर, ये मामला बेहद पेचीदा है, मुझे 3 दिन दीजिए, मैं इस रहस्य से पर्दा हटाकर रहूंगा। पहला दिन, हवेली की परछाइयां। बीरबल रात को एक मृत व्यापारी की हवेली में अकेले जा पहुंचे। अंदर सब सामान्य था, मगर एक बात अजीब लगी। कमरे की दीवार पर घड़ी बंद थी। समय वही रुका था जब व्यापारी मरा, और खिड़की के पास बैठा तोता एक ही वाक्य बार बार दोहराता, वो आया, वो आया, चुपचाप। दूसरा दिन, संदिग्ध सौदागर। अगले दिन बीरबल भेष बदलकर बाजार में घूमे। उन्हें एक घुमंतु सौदागर मिला जो एक रहस्यमयी इत्र बेच रहा था। ऐसा इत्र जो नींद में सपनों की सैर कराए।
बीरबल को शक हुआ। उन्होंने इत्र खरीदा और उसमें कुछ रासायनिक प्रयोग किए। नतीजा चौंकाने वाला था। उसमें एक धीमा जहर मिला था जो सांसों के जरिए शरीर में जाकर दिल की गति रोक सकता था और कोई निशान भी न छोड़ता। तीसरा दिन, शाही जाल। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने बादशाह से कहा कि राजमहल में एक व्यापारिक सम्मेलन रखा जाए जिसमें उस इत्र वाले को भी बुलाया जाए। महल में जगह जगह छुपे सिपाही लगाए गए। रात को जैसे ही सौदागर सोने गया, उसकी हरकतें बदलने लगी। वो धीरे धीरे उठकर एक कमरे में गया और तकिए के नीचे वही इत्र का स्प्रे छिपा दिया। जैसे ही वो कमरे से बाहर आया, बीरबल ने उसे पकड़ लिया। इंटेरोगेशन में उसने कबूल किया, मैं उन व्यापारियों से बदला ले रहा था जिन्होंने मेरे पिता को व्यापार से बाहर कर दिया था। मैंने एक ऐसा इत्र बनाया जो नींद में ही मौत दे देता है और किसी को भनक तक नहीं लगती। अंतिम मोड़, असली दिमागदार कौन? मगर कहानी यही खत्म नहीं होती। जब बीरबल सौदागर को कैदखाने में डालने गए, वहां एक और कैदी ने बीरबल को देखकर कहा, बीरबल जी, उस सौदागर का असली मालिक कोई और है, वो तो मोहरा है। अब बीरबल की उत्सुकता बढ़ गई। उस कैदी ने बताया कि एक राजसी दरबारी जो हमेशा चुपचाप रहता था, असली दिमाग था। उसने ही सौदागर को बचपन में पाला और बदले की आग में झोंक दिया। बीरबल ने तुरंत उस दरबारी की जांच शुरू करवाई और जल्द ही वो पकड़ा गया। उसका मकसद था व्यापारियों को मारकर खुद का व्यापारी संघ बनाना और बाद में खुद ही सारा धन कमा लेना। अंत, एक सीख और ताली। बादशाह ने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, बीरबल, तुमने न सिर्फ बेआवाज कातिल को पकड़ा बल्कि उसके पीछे के पूरे जाल को भी उजागर कर दिया। इस दरबार का सबसे चतुर जासूस अगर कोई है तो वो सिर्फ बीरबल है। दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी और बीरबल मुस्कराए। जहां गुनाह हो वहां सच्चाई देर से सही मगर सामने आकर रहती है। बस उसे सुनने के लिए कान और देखने के लिए सही नजर चाहिए।